हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये टॉपिक आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप खुद देखेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, फूड चाल, फूड वेब और ऊर्जा के बारे में। ये सब हम इसी टॉपिक में, मतलब इसी में इकोलॉजी के अंतर्गत हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर अच्छे से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आइए देखते हैं जो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। कई बार पूछा गया है, कौन है? अर्नेस्ट हैकल ने। कौन है? अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया था? 1869 को इन्होंने प्रयोग किया था। वो भी किस नाम से किया था? ओकोलॉजी नाम से किया था। ओकोलॉजी नाम से किया था, जिसका अर्थ है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया था ओकोस और लोगोस, जिसका ओकोस का अर्थ है घर या आवास और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। अब ऐसे डिफिनेशन अब बना लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी जो है ये घर पर जीवों का अध्ययन से संबंधित है। आप ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं यूजीन ओडम के अनुसार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है पारिस्थितिकी प्रकृति की, जो प्रकृति नेचर है, नेचर की संरचना और उसी की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। यानी यूजीन ओडम ने इसको जोड़ा है, नेचर से जोड़ा है। किससे? नेचर से। यानी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आइए हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये भी डिफिनेशन थी, लेकिन अब एक बार और हम देखते हैं अच्छे से। देखिए, जीवों के पारस्परिक तथा पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। कोई भी जीव है, एनिमल से हम लोग हैं, हमारे साथ हमारे पास जो भी आसपास क्या है, हमारा वातावरण है या पर्यावरण है, उनके साथ जो भी हमारे संबंध है, तो हमारा क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम लोग इकोलॉजी। अब आइए हम लोग देखते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के अध्ययन के पक्ष में क्या है। देखिए, दो पक्ष रखे गए हैं। एक पक्ष रखा गया है भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। क्या है? भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। दूसरा क्या है? विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंध का अध्ययन। एक है भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, दूसरा हमारा क्या है? विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंध का अध्ययन। ये हमारे किसमें है? ये इसके पारिस्थितिकी के दो पक्ष हैं। अब हम आइए देखते हैं, ये इससे भी क्वेश्चन बना है, आपको लगाने के दे दिया जाएगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। देखते क्या है इसका। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। देखिए, पहले क्या होते हैं? पहले लोग इंडिविजुअल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी क्या होती है? समष्टि या पॉपुलेशन बनता है, फिर वो किसी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो वो समुदाय बन जाता है या कम्युनिटी बन जाता है, फिर वो कहीं और जाते हैं तो वो पूरा कम्युनिटी हमारा और भी मिलकर क्या बन जाते हैं? इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम से क्या बनता है? बायोम। बायोम से क्या बनता है? बायोस्फीयर या जैव मंडल। देखिए, बस आपको बस ये याद रखना है। पहले क्या है? ये देखिए,
पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों की श्रेणीबद्धता। देखिए क्या है, पहले व्यष्टि या जीव रहता है, इंडिविजुअल रहता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रुप में आने लगता है, यानी कि उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, यानी कि समष्टि या पॉपुलेशन है। फिर वो किसी समुदाय में जाता है, कम्युनिटी, वो किसी कम्युनिटी का हो गया, फिर कम्युनिटी और भी मिलकर क्या बन जाते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम बन जाते हैं। फिर इकोसिस्टम क्या बनता है, बायोम बनता है। बायोम से क्या मिलता है, जैव मंडल या बायोस्फीयर। जैव मंडल ये बायोस्फीयर, ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, इसका क्रम पूछ लिया गया है कि आप लगाइए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या है, पारिस्थितिकी कारक। इसके पारिस्थितिकी कारक कौन कौन से हैं, देखिए, जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। एक है जलवायवी, स्थलाकृति, मृदी कारक और जैवी कारक। ये सब हमारे किस में हैं, ये हमारे कारक हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए कारक हैं ये, देखिए जलवायवी कारक, आइए हम देखते हैं। जलवायु मतलब क्या है, प्रकाश, तापमान, जल व वर्षा, आप देख रहे हैं जलवायु से ये सब रिलेट कर रहे हैं। वायुमंडलीय नमी, वायु मतलब वायु में क्या देखेंगे हम लोग कि वो वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं और वायु की गति क्या है, ये जलवायु कारक हैं। अब अगर हम बात करें उसकी स्थलाकृति कौन सी कारक है, उसकी ऊंचाई कौन सी है, उसकी ढलान कौन सी है, ढलान की मात्रा, ढलान की दिशा या उसका खुलाव वो कैसा है। मिट्टी देखेंगे, वो मिट्टी कैसी, खनिज पदार्थ मिट्टी में है या कार्बनिक मिट्टी है, या मृदा में जल कितनी है, मृदा में वायु कितनी है, मृदा में जीव कितना है, मृदा अभिक्रिया, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे पारिस्थितिकी कारक हैं। जैवी, आइए देखते हैं जैवी में क्या है। जैवी में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, शैवाल, चरने वाले पशु, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादपा, कीट, बच्ची, पौधे। देखिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कीट, बच्ची, पौधे क्या होते हैं, ठीक है। और कवक शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है, कवक है, जीवाणु है, शैवाल है, ये सब मैंने आपको साइंस से जब सब्जेक्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये सब कवर करवा दिया है, ठीक है। तो ये सब थे कारक। देखिए आप बस ये याद रखिएगा, देखिए आपको याद क्या रखना है कि पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है और यूजीन ओडम ने क्या दिया था, इसकी परिभाषा क्या है। और हाँ ये याद रखिएगा, पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों की श्रेणीबद्धता। बट आप इसको मोटा मोटा देख लीजिए, हल्का हल्का, कि इसके कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए वहाँ पे अगर आप आएगा कि आप बस ये याद रखिएगा, इसकी जलवायु कारक, स्थलीय कारक और मृदीय, जैवी, तो आप खुद ही वहाँ पे लगा ले जाएंगे, ठीक है, ओके। देखिए आइए देखते हैं पारिस्थितिकी की शाखाएं। इसकी शाखाएं कौन कौन सी, एक है हमारे सिन इकोलॉजी, एक है आटो इकोलॉजी। कौन से है, आटो इकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। आटो इकोलॉजी एक है, सिन इकोलॉजी है। इसके सिन इकोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, इसका जो अध्ययन का जो विषय है समुदाय या पारितंत्र होता है। लेकिन जो आटो इकोलॉजी में क्या है, इसका जीवों की एक जाति, याद रखिएगा, जो आटो मतलब एक, जीवों की एक जाति की परिस्थितिकी का अध्ययन, इसमें केवल एक जाति की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हिरन का जीवन चक्र, उसका समष्टि, उसका आवास इत्यादि, यानी कि हमें क्या करना है, एक जाति की ही सारा कुछ अध्ययन करना है। इसमें क्या करना है, समुदाय या पारितंत्र, इसके अंतर्गत क्या आता है, वन आता है, घास स्थल इत्यादि, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं क्या है पर्यावास या हैबिटाट क्या है। देखिए हैबिटाट्स आप क्या समझते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे हैबिटाट है, हैबिटाट से क्या समझते हैं, हाँ आप कहाँ रहते हैं, तो मतलब वही है जहाँ आप रहते हैं उसी को बोलते हैं हैबिटाट। तो आइए देखते हैं, वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है, वो भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है क्या कहलाता है, उसका पर्यावास हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हाथी कहाँ रहता है, जंगल हाथी का पर्यावास है। मानव जो है, मानव आत्म में कौन है, फीताकृमि का पर्यावास है। मानव के आत्म में क्या पाया जाता है, फीताकृमि का उसका पर्यावास है। सड़ी गली वस्तुएं कवक का पर्यावास है। और आप लोग का पर्यावास कहाँ है, आप लोग का घर है, ठीक है, होम है। देखिए आइए देखते हैं पर्यावास के संरचनात्मक घटक कौन से हैं। देखिए पर्यावास के संरचनात्मक घटक, देखिए ये खाद है, ये खाद है, यहाँ आप देख लिए यहाँ पे आश्रय मिल रहा है और यहाँ पे जल मिल रहा है, स्थान है, ये स्थान है, यानी कि स्थान से आश्रय भी है, स्थान से जल भी आपको मिल जाएगा, स्थान से आपको जल भी मिल जाएगा, खाद से भी आपको जल मिलेगा और खाद से आश्रय मिलेगा। तो ये पर्यावास के क्या है कि इसके घटक हैं, ठीक है, खाद है, खाद से आप देख रहे हैं आश्रय मिल रहा, आश्रय और खाद से जल मिल रहा, और स्थान से हमारे क्या मिल रहा है कि उसका आश्रय और जल, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसके घटक है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या है इसका। ये देखिए, मानव जाति का
पारिस्थितिक निकेत क्या है? निकेत, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन। निकेत है क्या? देखिए निकेत आप ये समझिए, देखिए निकेत क्या है? एक सूक्ष्म निवास जिसमें एक ही प्रकार की जाति, याद रखिएगा, जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, यानी कि जाति है वो एक ही टाइप की है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है इसका? और देखिए दूसरी क्या परिभाषा आप बोल सकते हैं? किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण पर समुदाय में स्थान। देखिए ये दोनों पूछी गई है, ये आपको दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये इसको क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? निकेत या निसे बोलते हैं, ठीक है, निसे या निकेत बोलते हैं। समझ गए क्या? एक बार आइए रिपीट करते हैं क्या है। देखिए निकेत या निसे है क्या? किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण पर समुदाय या समुदाय में स्थान, किसी कोई भी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण पर समुदाय में स्थान क्या कहलाता है? निकेत। या ऐसे बोल दीजिए, एक सूक्ष्म निवास जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती, क्या कहलाती है? निकेत या निसे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कई बार पूछा गया है, जोसेफ ग्रीनेल द्वारा। किसने द्वारा? जोसेफ ग्रीनेल द्वारा वर्ष 1917 में पूछा गया है, मतलब इन्होंने किया है प्रयोग। अब देखिए निकेत या निसे की विशेषताएं क्या है? अभी हमने देखा है कि जो इनकी जाति हैं ये केवल एक है, यानी कि एक निकेत में दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती। अभी हमने देखा है एक निकेत की जाति दूसरे निकेत में रहने वाले जाति की पूरक होती है, यानी क्या होती है? उसकी पूरक होती है। एक निकेत की जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। निकेत जीव के कार्य व आवास दोनों का सूचक है। जो भी निकेत है क्या है? जीव के कार्य व आवास दोनों का सूचक है। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है, क्या है? अद्वितीय होता है, इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए क्या है इसके, आइए देखते। देखिए इसके पर्यावास क्या है? पर्यावास के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए एक स्थलीय या टेरेस्ट्रियल, और लवणीय जल या फ्रेश वाटर, ज्वार, नंदमुख या एस्चुरीज, ये समुद्र, ये सब पर्यावास के प्रकार हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न निकेत हैं क्या? विभिन्न निकेत, ये आप देखिए विभिन्न निकेत हैं क्या? विभिन्न निकेत, एक ये आप देख रहे हैं आवास निकेत, और एक आप देख रहे हैं आहार निकेत, फूड नीचे या और हैबिटाट नीचे। देखिए आपको नाम से ही पता चल पा रहा, आवास मतलब जहाँ जीव निवास करता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटाट नीचे, ठीक है, ये निकेत। आहार निकेत क्या बोलते हैं? जीव क्या पदार्थ ग्रहण करता है या किसका विघटन करता है अथवा किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, क्या कहलाता है? फूड नीचे कहते हैं, निसे कहते हैं। इसका जो जनन है, ये जो हमारा आवास निकेत में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव नीचे है, रिप्रोडक्टिव नीचे है। अब देखिए इसके क्या है, देखिए एक हमारा क्या है? आवास निकेत, एक आहार निकेत, एक हमारा कौन सा है? जनन निकेत, और एक हमारा कौन सा? भौतिक तथा रासायनिक निकेत, ठीक है, ये सब अलग अलग है, ठीक है, आप भी याद रखिएगा। तो देखिए अभी आवास में देखा जहाँ जीव निवास करता, आहार में कि क्या वो जीव पदार्थ ग्रहण करता है, ये सब हम उसमें देखेंगे। लेकिन जनन निकेत में हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या है? जीव कैसे और कब प्रजनन करता है, क्या है कि इसमें जीव कैसे और कब प्रजनन करता है। लेकिन हाँ फिजिकल तथा केमिकल निसे में क्या देखेंगे? तापमान, स्थलाकृति, आर्द्रता तथा अन्य आवश्यकता, यानी कि फिजिकल से जो भी हमें दिखाई दे उससे रिलेट में जो भी दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? भौतिक तथा रासायनिक निकेत, यानी कि जो इसके हैबिटाट है विभिन्न निकेत की 4 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा, ये मानव जाति का पारिस्थितिक निकेत है, ये आप देख रहे हैं, ये एक निकेत है। देखिए फल के साथ कौन रह सकता है? ये एक ही जाति के रह सकते हैं। फल में चींटी भी, कीट भी रह सकते हैं। ये देखिए गाय, शेर रह सकते हैं, केकड़ा, आरन, घोघा रह सकते हैं, मछली, व्हेल, और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, ठीक है, निकेत एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। लोमड़ी, मुर्गा भी, घास, बकरी, यानी कहने का मतलब है कि बकरी और चींटी एक साथ नहीं रह सकते हैं, या घास चींटी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके अभी टाइप। देखिए इसके क्या भी हमने देखा था कि इसके इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के पर्यावास कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा था टेरेस्ट्रियल देखा था, और क्या देखा था? फ्रेश वाटर, एस्चुरीज, समुद्री। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे क्या है इसका इकोलॉजी। इसका स्थलीय पारिस्थितिकी में कौन कौन से आते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या हम लोग देखेंगे, और एक्वाटिक यानी जो जल में, जो जलीय पारिस्थितिकी में उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, और समुद्री जल की पारिस्थितिकी भी देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या है,
टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? घास स्थल पारिस्थितिकी यानी कि ग्रास लैंड इकोनॉमी। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होते हैं आप ऐसे समझिएगा, टेरेस्ट्रियल मतलब होते हैं जो लैंड है, लैंड, ठीक है। तो ग्रास लैंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट यानी जंगल या वन पारिस्थितिकी, डेजर्ट इकोलॉजी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, फसल स्थल पारिस्थितिकी क्रॉप लैंड इकोलॉजी, ये सब स्थल में आएंगे। देखिए ये पूछ लिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे ये पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्थलीय ये पारिस्थितिकी नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, आप खुद ही जान लीजिएगा कि जो घास है ये लैंड में है, वन भी लैंड में है, यानी कि हमारा स्थल में है, कहने का मतलब यही है। मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय है। देखिए इस पर आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट नहीं, कन्फ्यूजन नहीं हो सकते, डेजर्ट भी हमारा किस में आ जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि डेजर्ट भी हमारा लैंड ही है। फसल स्थल पारिस्थितिकी, फसल भी लैंड वो इसके स्थल में ही होता है और जल में भी होता है, लेकिन आप क्या स्थल पूछा है तो क्या बोलेंगे, क्रॉप लैंड इकोलॉजी ही इसमें, मतलब किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में ही आएगा। आइए हम देखते हैं किसमें। आप देखेंगे जलीय इकोलॉजी यानी स्वच्छ जल की परिस्थिति कौन से, जिसमें मतलब फ्रेश वाटर की इकोलॉजी कौन कौन से अंतर्गत आती है। देखिए जो पॉन्ड है यानी कि तालाब है, तालाब की जो परिस्थिति आती है वो स्वच्छ जल की परिस्थिति है। जलधारा की परिस्थिति यानी कि स्ट्रीम इकोलॉजी, ये भी स्वच्छ जल की परिस्थिति है। नदी रिवर इकोलॉजी, ये भी हमारी क्या है, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी के अंतर्गत ये सब हमारे आते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये आप देखिए, ये थोड़ा सा भी डायग्राम देखिए, क्या है ये, कीटों की विभिन्न प्रजातियां एक ही पौधे के विभिन्न निकेतों में रहती है, जो कीटों की। लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी हमने बताया था कि जो निकेत है, ये नीचे है, वो मतलब उनका एक निवास जो एक ही जाति निवास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कीटों की, इसके साथ देखिए, कीटों की विभिन्न प्रजातियाँ एक ही पौधे के विभिन्न निकेतों पर रहती, एक ही पौधों, एक ही हमारे क्या है, पौधे के विभिन्न निकेतों पर रहती है। ये आप देख रहे हैं, सर्पेंटाइन पर्णवेधक, प्ररोह, माप का लार्वा, लेसबक, ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। देखिए पारिस्थितिकी की संकल्पना के अनुप्रयोग के बृहद क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो भी पारिस्थितिकी की संकल्पना के अनुप्रयोग के बृहद क्षेत्र कौन कौन से हैं, जनसंख्या, जल संभरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक निवेचन, प्रदूषण, वन जीव प्रबंधन, उद्योग, कृषि, ये सब किसके हैं, इसमें प्रयोग यानी कि जो भी पारिस्थितिकी की संकल्पना के प्रयोग करने के ये क्षेत्र हैं, इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं कहने के। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है, इसी में सब टॉपिक है। देखिए इसकी जो क्रियात्मक इकाई है क्या है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, क्या है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। जो विचारधारा क्या है, कार्ल मोबियस या स्टेफन फोर्ब्स द्वारा, जो कार्ल मोबियस है इन्होंने क्या कहा है, बायोसिनोसिस, क्या कहा है, बायोसिनोसिस, और जो स्टेफन फोर्ब्स इन्होंने क्या क्या है, माइक्रोकास्म है, क्या है, माइक्रोकास्म। ये देखिए पृथ्वी, जो पृथ्वी हमारे जो अर्थ है विशाल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, यानी सब विशाल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है, वो पृथ्वी है। वृक्ष का कोई भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियों सहित शाखाएं क्या है, अति लघु पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वृक्ष का कोई भाग पूछे कि जड़, तना तथा पत्तियों सहित कोई भी पूछे, तब क्या बोलेंगे कि अति लघु, क्या है, अति लघु पारिस्थितिक तंत्र है, ये क्या है, अति लघु पारिस्थितिक तंत्र। अब देखिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। ये कब किया गया है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017, भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन द्वारा इसमें किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में कब हुई है, वर्ष 1988 में। कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो किसके रूप में, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो केंद्र है क्या हो गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में कब की तो 1988 में किया गया है। अब देखिए, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान, क्या पूछ रहा है, रहने का स्थान क्या कहलाता है, आवास या हैबिटाट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक
पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है या ह्रास होता है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि पीसीएस में भी पूछा गया है कि जब पारिस्थितिक तंत्र में हम एक पोषण से या एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का लॉस होता है या ह्रास होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब एनर्जी का पढ़ाऊंगी। अब आइए हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। कि इसके दो घटक हैं, एक है अजैविक घटक। कौन कौन से हैं, एक है अजैविक घटक, एक है जैविक घटक, बायोटिक घटक जिसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं नॉन बायोटिक घटक। देखिए इसके अंतर्गत अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है, भौतिक या जलवायु घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। अब देखिए बस आप इतना याद रखिएगा इसके घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जिसमें जैविक घटक में उत्पादक कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर, यानी कि हरे पौधे, ये ध्यान से समझिए। उत्पादक किसको बोलते हैं, जो हरे पौधे उत्पादक, यानी कि जो सन की रोशनी से उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक, हरे पौधे। उपभोक्ता जो जंतु होते हैं। अब घटक सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, आइए एक बार देख लेते हैं कि भौतिक में क्या क्या आता है। देखिए भौतिक में जो आपको दिखाई पड़े, देखिए प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलीकृति है, वायु है। यानी कि भौतिक मतलब जो हमें प्रत्यक्ष हमें फील हो रहा है, कहने मतलब ऐसे समझिए। तो प्रकाश भी आपको दिख रहा है, तापमान भी आप फील कर सकते हैं, दाब भी आप फील कर सकते हैं, इसकी वायु क्या है, तो ये सब फील कर सकते हैं। तो भौतिक। अकार्बनिक घटक कौन कौन से हैं, जिसमें जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैस से, जिसमें नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान तत्व, ये सब आते हैं। कार्बनिक मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस तथा यूरिया, लिपिड तथा वसा, ये सब हमारे कार्बनिक घटक हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना वर्ष 1900, डेट याद रखिएगा, 1935 में सर्वप्रथम इसको प्रस्तावित किया गया था। सर्वप्रथम प्रस्तावित है 1935 में, किसके द्वारा, एजी टांसले द्वारा। ये भी याद रखिएगा, एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र देखिए है क्या, पारिस्थितिक तंत्र इनके अनुसार देखिए क्या है, प्राकृतिक रूप से स्थलीय एवं जलीय, क्या है, प्राकृतिक रूप से स्थलीय एवं जलीय तंत्रों का अथवा कृत्रिम तंत्र का एक विशेष प्रकार है। क्या है, प्राकृतिक रूप से स्थलीय एवं जलीय तंत्रों का अथवा कृत्रिम तंत्र का एक विशेष प्रकार है। इसकी रचना कौन से है, अजैविक और जैविक घटकों से इसकी रचना हुई है। इसका जो परिवर्तन है, आकार के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। विशेष क्या है, ये खुला तंत्र है। क्या है, खुला तंत्र, याद रखिए ये खुला तंत्र है। आकार में इसकी भिन्नता होती है, ठीक है। ये इसके क्या, आप बस इतना याद रखिएगा इसकी क्या है, डेफिनेशन क्या है। अभी आपने देखा कि रचना में क्या आते हैं, अजैविक घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, और आकार के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, खुला तंत्र होता है। ये आपको याद रखना। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वर्ष 1935 और एजी टांसले। अब देखिए इकोसिस्टम या पारितंत्र है क्या। देखिए इकोसिस्टम या पारितंत्र है क्या, देखिए क्या है, एक विशेष या पहचान योग्य, क्या है, एक विशेष एवं पहचान योग्य कोई स्थान या क्षेत्र, जैसे वन, चारागाह, रेगिस्तान, दलदल इत्यादि। क्या है, एक विशेष एवं पहचान योग्य कोई स्थान या क्षेत्र, जिसमें कौन कौन से आते हैं, वन है, चारागाह है, रेगिस्तान है, दलदल इत्यादि, ये हमारे क्या है, इकोसिस्टम है। अब देखिए दर्शाता क्या है, किसी क्षेत्र के पर्यावरण के, क्या है, किसी क्षेत्र के पर्यावरण के निर्जीव पदार्थों, निर्जीव पदार्थ किसमें क्या है, मिट्टी, वायु एवं जल के साथ पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित समुदाय क्या कहते हैं, पारितंत्र। आइए एक बार और रिपीट करते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र के पर्यावरण के निर्जीव पदार्थों के साथ साथ, निर्जीव पदार्थ के साथ साथ क्या आ जाए, पेड़ पौधे भी आ जाए, और जीव जंतुओं के जीवित समुदाय को क्या कहते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। देखिए इनकी सेवाएं कौन कौन सी हैं, एक है व्यवस्था सेवाएं, एक है विनियमित सेवाएं, और क्या है नेक्स्ट, समर्थन सेवाएं, और सांस्कृतिक सेवाएं, और संरक्षण सेवाएं। ये सब है पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। देखिए आइए एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यवस्था सेवाएं के अंतर्गत खदान, जल, फाइबर, लकड़ी, ईंधन आदि का उत्पादन, यानी कि व्यवस्था सेवाएं के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगर हम बात करें विनियमित सेवाएं के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जलवायु, प्राकृतिक खतरों, जल शोधन, रोग आदि का विनियमन, इसके अंतर्गत ये सब आता है।
नेक्स्ट आइए देखते हैं समर्थन सेवाएं। इसके अंतर्गत पोषण चक्रण, मृदा निर्माण, फसल परागण ये सब आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सांस्कृतिक सेवाएं। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं, सांस्कृतिक पहचान ये सब इसके अंतर्गत आता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें संरक्षण सेवाएं, इसके अंतर्गत विविधता अनुरक्षण आता है। देखिए आइए देखते हैं, देखिए समुद्री जल। देखिए समुद्री जल में कौन सा लवण होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो सोडियम क्लोराइड। इसका सिंबल भी याद करिएगा, सोडियम Na बोलते हैं, क्लोराइड को Cl बोलते हैं, यानी Cl। ये है सर्वाधिक व्याप्त लवण जो कि किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है समुद्री जल, यानी कि ये नमक का ही है जो आप लोग नमक खाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, देखिए लगभग 97% पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का क्या है, ये समुद्री जल है। कितना है, लगभग पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का 97% है। देखिए जो समुद्र है ये पृथ्वी के जलमंडल का, किसके, ये पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में आपसे कि बताइए पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है समुद्र। ये आप याद ध्यान में रखिएगा, जरूर क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब आइए देखते हैं जैवमंडल। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जैवमंडल से आप क्या समझते हैं। ये आपको परिभाषा दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या होते हैं, देखिए स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का भाग जहां सभी प्रकार के पौधे एवं जंतु विद्यमान होते हैं पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त होते हैं, उसे क्या करते हैं, जैव मंडल। यानी आप समझ गए कि जैव मंडल में ये सम्मिलित रूप आप देख रहे हैं, यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे जल मंडल है और यहाँ पे ये स्थल मंडल। ये देख रही ये सबका क्या है, ये मिला जुला रूप क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। बस आप ये याद रखिए कि इसमें क्या क्या सब कुछ इसमें इंक्लूड शामिल कर दिया गया, वायुमंडल को, जल मंडल को और स्थल मंडल को। ये सबको इसमें जितने भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जंतु प्रकार पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, ये सब हमारे क्या है, सम्मिलित रूप से क्या है बनाते हैं, ये हमारे जैव मंडल का ही निर्माण करते हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में ये व्याप्त होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें तीनों है, याद रखिएगा, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। अब देखिए कुछ हमारे प्रश्न आइए देखिए क्या है इसमें, प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठन कहलाते हैं। देखिए ये आप छोटी क्लास से डिफिनीशन पढ़ रहे होंगे कि क्या है, जो अपना भोजन खुद से बनाए या सन के प्रेजेंस में बनाए या प्रकाश संश्लेषण से बनाए, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषित। क्या कहते हैं, स्वपोषित। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, क्या कहते हैं इसको, स्वपोषित। याद रखिएगा। देखिए हम लोग का जो खाना होता है ना, हम लोग डिपेंड रहते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग डिपेंड रहते हैं पेड़ पौधे पे और एनिमल पे, ये सब डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना जो होते हैं ये स्वयं बनाते हैं, ये खाना अपने सेल्फ बनाते हैं, किसके थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। तभी इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषित बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषित बोलते हैं। क्या जो भी अपना आहार स्वयं निर्मित वाले संगठक क्या कहलाते हैं, स्वपोषित कहलाते हैं। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, कौन से हैं। देखिए धान के खेत मानव ही बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि हमें प्रकृति में मिलता है। धान के खेत, धान बोते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो ये मानव ही करते हैं। एक्वेरियम भी मानव ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो आपसे मोस्टली 5-6 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही हो जाएंगे। देखिए हमेशा आप पेपर को ऐसे लेकर चलिए कि कुछ भी पेपर आए वहाँ पे मैं कल ले जाऊँगा या कल ले जाऊँगी, आपको ये अपने माइंड में बना के चलना है। देखिए कभी भी पूरी तरीके से पेपर कि आप सोचिए कि 40 क्वेश्चन आना है या जितने भी क्वेश्चन आना है कि आपके सब पढ़े हुए होंगे, नहीं। वहाँ पर आपको जितना आपने पढ़ा है वो सब का एक्सप्लेनेशन, सारे कॉन्सेप्ट, फैक्ट, यानी कहने का मतलब है कि आपका प्रेजेंस, माइंड बहुत उसमें आपका काम करेगा। और हाँ, जब आपका पेपर आएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि पेपर आपको वहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। कि अगर क्वेश्चन आते भी नहीं है तो आप गेस के थ्रू, गेस के मैं बताऊंगी जो गेसिंग करना, बट आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन A B C D। मान लीजिए आपको इनमें से आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आप एलिमिनेशन के थ्रू, हाँ कि इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, फिर आपका इसमें आधा लग रहा है, तो आप उसके थ्रू आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी है ये टेक्निक आपको यूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद जान रहे होंगे कि सारा पेपर आपको पढ़ा हुआ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आएगा जरूर। जो भी मैं बता रही हूँ सारा एक्सप्लेनेशन और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फैक्ट, ये सबसे ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ, यह सोचो कि लाइन टू लाइन जैसे मैंने बता दिया कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। हाँ,
हो सकता है ऐसे निर्मित क्वेश्चन आ जाए, लेकिन क्या होगा वहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन दूसरा दे दिया जाए, या कुछ पूछने का क्वेश्चन दूसरा कुछ कोई दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए, तो आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि आपको एलिमिनेशन मैथड्स और बहुत कुछ यूज करना पड़ेगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बहुत वहाँ पे एग्जाम में लगेगा। तभी कहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। एग्जाम दीजिए तो आप एकदम प्रेशराइज माइंड मत दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हो सकता है मैं फालतू की बात करने लगे होंगे, लेकिन हाँ ऐसे उन स्टूडेंट को फायदा होता होगा जो एग्जाम के दिन डर जाते होंगे। डर मतलब इन द सेंस प्रेशर, जो एग्जामिनेशन हाल का जो प्रेशर होता है ना वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। वही पेपर अगर वो घर पे लगाते हैं ना तो उनके 10 से 12 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन सही जाते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो आपको यही सब करना है, यही सब सीखना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है पॉइंट, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, देखिए पारिस्थितिक असंतुलन, देखिए इसका जो मूल कारण क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, बताइए पारिस्थितिकी के असंतुलन का मूल कारण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वनोन्मूलन है। क्या है, वनोन्मूलन है। अगर इससे पूछे गौर कारण, गौर कारण मतलब क्या होते हैं, निम्न कारण, तो मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनीयता, बाढ़, अकाल, ये इसके निम्न कारण है या गौर कारण है, ठीक है। अब देखिए क्या है पारिस्थितिक तंत्र, देखिए अभी हमने देखा था क्या, एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, एक होते हैं हमारे क्या है कृत्रिम या मानवीकृत या ह्यूमन मॉडिफाइड। ह्यूमन मॉडिफाइड जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया, खेत खलिहान, ये ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। जल जीवशाला, अंतरिक्ष यान, ये सब ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्राकृतिक नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें आते स्थलीय, जिसमें जो लैंड हो गया, जिसमें वन आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, वन, घास स्थल, चारागाह और मरुस्थल, ये सब हमारे क्या स्थलीय आ जाएंगे। अगर हम बात करें भाई जली की, जली में देखिए जली में एक अब साल्टी आएगा, यानी कि जो हमारा क्या आ जाएगा, लवणी, लवणी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक साल्टी जल आ जाएगा, एक हमारा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हमारा देखिए फ्रेश वाटर मतलब जो आप पानी यूज कर सकते हैं। तो लवण में कौन कौन से आएंगे, लवण झील आएगा और समुद्र आएगा। कौन सा, लवण झील आएंगे और समुद्र आएंगे। देखिए जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी शायद मैं अभी कंप्लीट नहीं किया है मैंने, जब मैं आपको बताऊंगी ना तो उसमें लवण झील कौन से होते हैं तो मैं आपको उसमें डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें लवण झील और समुद्र लवणी जल में आते हैं। अगर हम बात करें लवणी जल यानी फ्रेश वाटर जल, इसमें तालाब हो गया, झील हो गया, झरना, मतलब ये सबको पानी आप यूज कर सकते हैं पीने के भी, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए यही सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हमने देखा था ये प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है, जैव मंडल में एक इसका सुनिश्चित क्षेत्र है, ये एक खुला तंत्र है, ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश एवं उससे बहिर्गमन। देखिए जो मैंने अभी पहले पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले, ये सब कुछ उसी में ही है। और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा का प्रवाह अगर ऐसे बढ़ा तो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे कि नहीं रिवर्स होगा, ये एक दिशा में ही बढ़ता है। अब देखिए इसमें क्या है, और नेक्स्ट देखिए क्या इसकी विशेषताएं हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित, जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, सूर्य तप। कौन सा है, सूर्य तप। पदार्थों का गमन चक्रीय रूप में संपादित होता है। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मतलब क्षय होता है, जैसे बढ़ते रहते हैं लेवल 2। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि उसमें कैसे ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। लिंडमान का 10% रूल है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने अभी पढ़ा है ना आपको, तो ये सब वहीं पे ये सब आपको मिल जाएगा। मतलब आपका एक तरफ सोचिए आपका रिवीजन ही हो रहा है कि आपने पहले क्या पढ़ा है। अब आइए कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है, कार्ल रिटर है। कौन है, कार्ल रिटर है। वर्तमान समय में सस्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितने द्वारा, कितने प्रतिशत से कम, 50% से भी अगर हमारा कम हुआ है तो क्या कहते हैं उसको सस्य क्षेत्र कहा जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सतत व स्थानीय विकास संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, नवनियतिवादी अवधारणा से। किससे संबंध रखता है, नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए पृथ्वी, मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको वायुमंडल पढ़ा रही थी, आपको बताया था मैंने कि वायु का घनत्व तो सबसे कम पाया जाता है कहाँ पे, बहिमंडल में या एक्सोस्फीयर में सबसे कम घनत्व तो पाया जाता है। समतापमंडल की निचले सतह पर कभी कभी सीरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है क्या है, मदर पर्ल ऑफ क्लाउड्स। मैंने भी बताया था ये एक्सेप्शन है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो भी हमारे बादल दिखाई देते हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में दिखाई जाते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं, क्षोभ मंडल में। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जो सीरस
बादल होते हैं, कौन से बादल है, याद रखिएगा, जो हमारे सिरस बादल होते हैं, ये हमारे समताप मंडल की निचली सतह पर दिखाई जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट आती है, किसमें आती है, मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया था आपको, मध्य मंडल या मीसोस्फीयर में आती है। पृथ्वी पर जीवन संभव है किसके कारण, वायुमंडल के कारण, मैंने आपको वायुमंडल की विशेषताएं भी बताई थी, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पारितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता दोनों में कमी लाती है, कौन लाती है, अभी हमने देखा था सूर्य तप की कमी लाती है। समानता पारितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर, यानी कहने का मतलब ये है कि पारितंत्र की जो उत्पादकता एवं जैव विविधता में कमी आती कहाँ से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जैव विविधता, क्योंकि इससे क्वेश्चन जैव विविधता से आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या आप जानते हैं, देख लीजिए भी क्वेश्चन क्या है। देखिए इस बार जो ये दिया हुआ है ना, दृष्टि की जीएस की इन्वायरमेंट का थोड़ा सा इसमें जो भी चीज़ दिया है ना, थोड़ा एनसीईआरटी का भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी कहने मतलब अगर ये पढ़ लेते हैं ना, तो जितने भी इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजिस्ट बनते हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए क्या है, देखिए सूर्य ऊर्जा का मूलभूत स्रोत है। एक बार पूछा गया था कि ऊर्जा का मूलभूत स्रोत कौन सा, तो अब क्या बताएंगे, सूर्य ही है, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की ये क्या करता है, पूर्ति करता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 30% भाग वायुमंडल तंत्र से क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। जितना भी हमारे पृथ्वी पर हमारे सौर ऊर्जा आती है, उसका लगभग 30% भाग ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होकर यानी वापस चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था, ये जब ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाऊंगी ना, ग्लोबल वार्मिंग की कैसे ग्लोबल वार्मिंग या होता है, तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी। लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा कि आप इतना समझिए, जितनी भी सूर्य का ऊर्जा आता है, सूर्य की तो ऊर्जा आती है तभी, क्योंकि वायुमंडल के कारण ही नहीं जाता, क्योंकि वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल बहुत सारे गैसेस द्वारा ये एब्जॉर्ब कर ले जाता है, इसलिए केवल 30% ही ये वापस जाती है, ये ठीक है, याद करिएगा। नेक्स्ट देखिए, बची हुई 70% ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित होती है। अभी हमने बताया कि जितनी ऊर्जा होती है ये डस्ट पार्टिकल और गैसों द्वारा क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। इनमें से 19% ऊर्जा वायुमंडल में, बाकी पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होती है। किसमें, इसमें क्या है, 19% है वायुमंडल में और बाकी पृथ्वी की सतह द्वारा ये अवशोषित कर ली जाती है। तभी मैंने बताया था कि जो हमारा ये वायुमंडल है कंबल की भांति काम करता है, क्योंकि क्या होता है, ये जैसे सन का आ गया, सन की ऊर्जा आ गई तो ये पूरी तरीके से जाने नहीं देता है, ये कुछ बचा लेता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होता है। अगर ठंडी हो जाएगी, अगर रात में क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, अगर ये हमारा वायुमंडल ना हो तो हमें रात में बहुत ठंड पड़ेगी, दिन में बहुत ही गर्मी पड़ेगी, तो इसी वजह से ये कंबल की भांति ये काम करता है, भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कुछ और हमारा प्रश्न है। देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था कहलाती है, कौन सी कहलाती है, स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि, क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था क्या कहलाती है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है क्या है, निजी उत्पादकता, क्या है, निजी उत्पादकता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है क्या, देखिए है क्या, आइए देखते हैं इसकी है क्या। किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर की एक घोतक है। अब देखिए प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें क्या है, पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होती है, किसमें होती है, मैंने बताया था किसमें, सूर्य विकिरण पर निर्भर होती है। सौर विकिरण एवं ऊर्जा सहायकों यानी किसके वैकल्पिक स्रोत कौन से, हवा, वर्षा, ज्वार भाटा पर निर्भर होते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, देखिए इसके जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होते हैं, इसके कौन से हैं, जंगल, घास के मैदान, समुद्र, झील, नदियाँ, मरुस्थल, ये सब पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सौर विकिरण एवं ऊर्जा सहायकों पर निर्भर कौन कौन से करता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ज्वार, नदमुख, कोरल रीफ, ये सब किस पे करते हैं, सौर ऊर्जा एवं सौर विकिरण एवं ऊर्जा सहायकों पर निर्भर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र। देखिए मानव निर्मित क्या है, ये सौर ऊर्जा पर तो निर्भर तो होते ही हैं, इसके क्या है, खेत, तालाब, एक्वाकल्चर और जीवाश्म ईंधन पर भी निर्भर होते हैं। नगरीय एवं औद्योगिक पारितंत्र।
अब देखिए, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखिए, पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करते हैं कारक, तो वो है सूर्यताप, अभी मैं देखा था, मृदा की प्रकृति, वर्षा की मात्रा, जलवायु, पोषक तत्वों की उपलब्धता, ये सब हमारे क्या करते हैं, ये कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अब देखिए, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है, यानी कि जो हमारे किसमें है, न्यूज में रहे हैं, करंट में रहे हैं। देखिए क्या है, सितंबर 2022 में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। कौन कौन से हैं, वारंगल जो तेलंगाना का, त्रिशूल और नीलंबूर ये दोनों किसके हैं, केरल के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको किसमें शामिल किया गया, 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। कौन सा है, वारंगल, त्रिशूल और नीलंबूर, ये सब शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सितंबर 2022 में भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला एवं दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे की है, घोषणा की है, रिलायंस, किसने की है घोषणा, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, किसके द्वारा की गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा की गई, भी ध्यान रखिएगा, रिलायंस द्वारा किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सितंबर 2022 में उड़ीसा राज्य द्वारा वर्षा जल संचयन हेतु एक योजना प्रारंभ की गई है जिसका नाम क्या है, छाता। देखिए छाता कमेटी क्या है, छाता से देखिए, हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर, ये क्या की गई, छाता योजना की गई। कहाँ, किस राज्य में की गई छाता योजना, याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में की गई है, जो एक वर्षा जल को क्या कर लिया जाता है, संचयन हेतु एक योजना प्रारंभ की गई, छाता। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सब करंट के थे। अब देखिए क्या, पर्यावरण अपकर्षण, देखिए अपकर्षण के द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक, अगर पर्यावरण अपकर्षण कब होगा, जब प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, जैव विविधता की हानि होगी, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होगा। तो इन सब के द्वारा आप देख रहे हैं कि पर्यावरण को बहुत क्षति होती है या नुकसान होता है। अब देखिए एक्वाकल्चर, इसका महत्व क्या है, सबसे पहले आप क्या जानिए, एक्वाकल्चर है क्या, आप बहुत लोग जानते भी होंगे, क्या है, जलीय जंतुओं एवं पौधों का कृत्रिम संवर्धन। जो भी जलीय जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम लोग मतलब ह्यूमन के द्वारा क्या करते हैं, इसको संवर्धन या रखरखाव करते हैं। इसकी भिन्नता क्या है, मात्स्यिकी से मतलब मछलियों से भिन्न, समुद्र एवं अवलवणीय जल से खाद्य का निष्कर्षण। इसका महत्व क्या है, वैश्विक दृष्टि से अवलवणीय एवं लवणीय मछलियों एवं जलीय पौधों की खाद्य प्रजातियों का संवर्धन, यानी क्या कहते हैं कि इसको वैश्विक दृष्टि से जो भी अवलवणीय एवं लवणीय मछलियों एवं जलीय पौधों की खाद्य प्रजातियों का इसमें क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या, तालाब का पारितंत्र है। देखिए इसमें तालाब का, देखिए नेक्स्ट देखिए तालाब का पारितंत्र। देखिए ओके फ्रेंड्स, मैं आज के लिए इतना ही करती हूँ, नेक्स्ट डे लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।